नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज आपको मैं सोशोलॉजी का एक टॉपिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड कंट्रोल का एक पार्ट फैमिली प्लानिंग वेलफेयर परिवार नियोजन कल्याण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए जो ई कंटेंट क्लास थी उसमें मैंने आपको जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में चर्चा की थी और उसमें एक महत्वपूर्ण जो उपाय बताया गया है वो परिवार नियोजन है। उस परिवार नियोजन के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक परिवार नियोजन बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे साधनों की उपयोगिता के बारे में शंका होती है कि उपाय कारगर होंगे या नहीं होंगे और क्या ये साधन वास्तव में इस और महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। ये दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए परिवार नियोजन, जिसे आजकल परिवार कल्याण का नाम दिया गया, यही एकमात्र कारगर साधन है जो बढ़ती जनसंख्या की समस्या को हल करेगा। परिवार नियोजन का जो उद्देश्य है वो गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार और प्रसार करके जनता को उनका ज्ञान करवाना, जिससे कि विवाहित दंपति वांछित संतानों को ही जन्म दे सके और एक सुनियोजित और नियंत्रित परिवार की रचना की जा सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है देश में अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन के स्तर को बनाए रखना है। और ये अनुकूलतम जो जनसंख्या है उसका मतलब ये होता है कि अनुकूलतम जनसंख्या स्तर वह है जो देश में अधिकतम उत्पादन, उच्च जीवन स्तर, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, पर्याप्त स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है। परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए अनेक साधन अपनाए गए हैं जिनका उद्देश्य गर्भ निरोध और गर्भपात है। इसमें से प्रमुख उद्देश्य ये है, जैसे पहला है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां। इनको महीने में जो है 20 दिन सेवन करना पड़ता है और भारत में इसकी कीमत अधिक नहीं होने के कारण और ग्रामीण द्वारा इसको नियमित रूप से सेवन न कर पाने और गोलियों के अनुचित प्रभाव के कारण इसका प्रचलन अधिक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है लूप। इसका उपयोग जो है स्त्रियों के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है निरोध। ये पुरुषों के लिए सस्ते दामों और व्यापक मात्रा में प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा जैसे कृत्रिम तरीके जैसे क्रीम, जेली, फैनिल गोलियां, बंध्याकरण ऑपरेशन, यौन शिक्षा देकर परिवार नियोजन संबंधी ज्ञान के प्रसार द्वारा गर्भपात के द्वारा, ये प्रमुख इसके उपाय है जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन के। अब हम बात करते हैं भारत में जो परिवार नियोजन है उसकी प्रगति के बारे में। प्रोग्रेस ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। भारत में 1952 से जनसंख्या को नियंत्रित करने और परिवार कल्याण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाले भारत विश्व में पहला देश था जिसने जनसंख्या को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा के अनुरूप स्तर पर रखने के लिए जन्म दरों में कमी लाने के लिए आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर बल दिया। परिवार नियोजन जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में 65 लाख रुपए खर्च किए गए थे और नौवीं योजना में इसमें 13,948 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का तात्कालिक उद्देश्य था गर्भ निरोधन, स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत ढांचे और स्वास्थ्य कार्मिकों की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना तथा बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एकीकृत सेवा प्रदान की व्यवस्था करना।
और इसका मध्यकालीन जो उद्देश्य है वह अंतर क्षेत्रीय प्रचलनात्मक ऑपरेशनल कार्यनीतियों को तेजी से कार्यान्वित करके 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। और इसका दीर्घकालीन उद्देश्य है सतत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरणिक संरक्षण की अपेक्षाओं के अनुरूप स्तर पर 2045 तक स्थिर जनसंख्या हासिल करना। और इन उद्देश्यों के अनुसरण में प्रत्येक मामले में 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले जो लक्ष्य है उसका प्रारूप तैयार किया गया। जो राष्ट्रीय सामाजिक जनांकी के लक्ष्य है वो इस प्रकार इसमें प्रमुख है: बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना। मैं इसमें से जो प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य है उनके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्कूली शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20% से नीचे लाना। और शिशु जो मृत्यु दर है उसको कम करके 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना। और मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। और सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों को व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना। लड़कियों की विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं और बेहतर रूप से 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा देना। और 80% संस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100% प्रसव कराना। और संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण करना, एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना, ये इसके प्रमुख लक्ष्य थे। और जनसंख्या नीति के अंतर्गत परिवार नियोजन के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें एक है बंध्याकरण कार्यक्रम पहले भी चल रहा था, किंतु इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि 1976-77 में रही। वर्ष 2002-3 में 47.31 लाख नसबंदी ऑपरेशन किए गए। लूप और निरोध, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ समापन। भारत में देखते हैं कि गर्भपात के असुरक्षित तरीके अपनाने से प्रतिवर्ष औसतन 12.5% महिलाओं की मृत्यु होती है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचाने के लिए गर्भ की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम 1971 लागू किया गया। और वर्तमान में देश में 10,043 मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र हैं। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से मार्च 2002 तक कुल 7,66,765 गर्भपात किए गए। नेक्स्ट है प्रेरणा और शिक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका एक उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक है। शहरों और गांवों में रहने वाले 17.21 करोड़ प्रजनन योग्य दंपतियों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए व्यापक जन शिक्षण और प्रेरणा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए रेडियो, समाचार पत्र, फिल्म, दूरदर्शन, गीत, नाटक आदि के द्वारा प्रचार का कार्य किया जाता है। स्कूलों में और स्कूल के बाहर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षण को जोड़ दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो सामाजिक संगठन उसके द्वारा भी इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। 10 लाख लोगों को इससे संबंधित साहित्य, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं भेजी जाती है। और देश के विभिन्न राज्यों में 18 जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। 1 अप्रैल 1966 से सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम लक्ष्य मुक्ति दृष्टिकोण टारगेट फ्री अप्रोच के आधार पर लागू किया गया। इस नए दृष्टिकोण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित भागीदारी योजना की व्यवस्था द्वारा शीर्ष से गर्भ निरोधक लक्ष्यों की प्राप्ति करने की प्रणाली को प्रतिस्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको बता रहा हूँ मैं। संतानोत्पत्ति करने योग्य करीब 17.21 करोड़ दंपतियों में से जिनकी पत्नियों की आयु गर्भधारण योग्य
अर्थात 14 से 44 वर्ष के बीच थी, 46.2% परिवार कल्याण के किसी न किसी अनुमोदित तरीके द्वारा संतानोत्पत्ति से बच पाए। अनुमान है कि मार्च 2001 के कार्यक्रम के फलस्वरूप 25.74 करोड़ जन्म रोके गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। आज सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों के बीच में ये प्रचलित भी है। और अब हम इसके मूल्यांकन की बात करेंगे। परिवार कार्यक्रम का मूल्यांकन हम करने जा रहे हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो 1952 में प्रारंभ हुआ, अब तक इसे 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में पंचवर्षीय योजना के द्वारा करोड़ों रुपए इस कार्यक्रम पर खर्च किए गए। परिवार नियोजन की सर्वाधिक उपलब्धियां 1975 और 1976 के वर्षों में रही। इसका कारण यह है कि उस समय की देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी और इस दौरान जातियों जबरन नसबंदी आदि के कारण निर्धारित लक्ष्यों से भी ज़्यादा की प्राप्ति की गई। दुर्भाग्यवश इस दौरान बूढ़े, विधुरों, कुंवारों, पागलों, साधुओं और संतानोत्पत्ति करने के अयोग्य व्यक्तियों तक का ऑपरेशन कर दिया गया और ये सब दबाव उत्पीड़न की स्थिति में हुआ, स्वैच्छिक रूप से नहीं हुआ था। अतः इन वर्षों की उपलब्धि को परिवार नियोजन में भारतीयों की बढ़ती रुचि का सूचक नहीं माना जा सकता, नहीं इसे परिवार नियोजन का कार्यक्रम का सफलता कहा जा सकता है। और परिवार नियोजन का कोई भी कार्यक्रम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा उसे जन समर्थन नहीं मिल पाएगा। और भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि को रोकने में जो बाधा है उसमें ये है कि हमारे देश के अंदर पुत्र प्राप्ति को विशेष महत्व दिया गया। पुत्र कोई पिता को सर्व प्रदान करने वाला एक व्यक्ति जो है पुत्र को जन्म देकर अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है और जब तक किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती वो लड़कियों की संख्या बढ़ाता रहता है। और परिवार नियोजन से संबंधित कार्यकर्ताओं के पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होने के कारण भी लोगों को समझाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। ये हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन जो जनसंख्या वृद्धि की रोकने में इस प्रकार इसमें बाधाएं आती है। बाधाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है बंध्याकरण के ऑपरेशन के असफल होने से ऑपरेशन के बाद भी संतानें हो जाती है। और धार्मिक रूढ़ियाँ भी परिवार नियोजन और जन्म निरोध में बाधक होती है। कई व्यक्ति जन्म निरोध को पाप समझते हैं। उनका मानना है कि संतानोत्पत्ति ईश्वरीय देन है, अतः इसको रोका नहीं जाना चाहिए। और कुछ भाग्यवादी होने के कारण भारतीयों का विश्वास है कि हर व्यक्ति को अपने भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलते रहेगा। कुछ लोगों की दलील ये होगी अधिक संतानें होने पे होने वाली संतानें बुद्धिमान, वैज्ञानिक और राजनीति आदि होती है। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टीन आदि का उदाहरण देते हैं। और अशिक्षा के कारण भी कृत्रिम साधनों को अपनाने में अनेक कठिनाई आती है। और खन्ना और वर्गीस ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि शिक्षा और परिवार नियोजन की स्वीकृति में सीधा संबंध होता है। जनसंख्या वृद्धि का जो है कृषि व्यवस्था से भी घनिष्ठ संबंध है। हमारे यहाँ पे कृषि पुराने तरीके से होती है जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के साधनों में बंध्याकरण का ऑपरेशन सबसे अधिक विश्वसनीय साधन है, किंतु श्रमिक और कृषि कार्य करने वाले लोगों का इसमें मानना है कि इस ऑपरेशन के बाद शारीरिक श्रम नहीं कर सकते। कुछ लोग परिवार नियोजन को अनैतिक और भ्रष्ट तरीका मानते हैं। और परिवार नियोजन के प्रति हिंदुओं की तुलना में मुसलमान अधिक उदासीन है। इसके पीछे उनकी भ्रामक धार्मिक मनोवृत्ति है, अतः उन्हें भी इस बात के लिए समझाया जाए कि कोई भी धर्म निर्बाध गति से संतान पैदा करने की प्रेरणा नहीं देता है। और इन सभी जो बाधाओं का प्रयत्नपूर्वक
हल किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण का एकमात्र व्यवहारिक हल गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों का अपनाना है। इससे हमारी जन्म दर घटेगी, जीवन अवधि में वृद्धि होगी, प्रजनन काल में जो होने वाली मृत्यु की दर घटेगी और दंपत्ति के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब हम बहुत शॉर्ट के अंदर परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण के बारे में बात करेंगे। ये जो बाधाओं जिनकी मैंने चर्चा की, उसका कैसे निराकरण किया जा सकता है। पहला है शिक्षा का प्रसार किया जाए और विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कों की 24 और लड़कियों की 21 कर दी जाए। सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाए जिसमें बीमारी, वृद्धावस्था, एसआई अवस्था, बेकारी और दुर्घटना के समय में लोगों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जाए। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में नवीन वैज्ञानिक साधनों को बढ़ावा दिया जाए। परिवार नियोजन की विभाग के कार्यकर्ता दक्ष और प्रशिक्षित हों और ऑपरेशन का जो कार्य किया जाए सावधानी बरती जाए और परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया जाए। प्रचार और प्रसार द्वारा जनता को परिवार नियोजन के साधनों और कार्यक्रमों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की जाए। लड़के और लड़कियों के बीच में जन्म संबंधी सामाजिक भेद समाप्त किया जाए। गर्भपात संबंधी नियमों को अधिक उदार बनाया जाए। कानून के माध्यम से परिवार को सीमित किया जाए। मातृ और शिशु कल्याण केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी स्थापना की जाए। रहन सहन के स्तर को ऊंचा किया जाए और अविवाहित और कम बच्चे वाले परिवारों को करों में छूट दी जाए। गर्भ निरोधक दवाओं को कम कीमत पर सरलता से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए और परिवार नियोजन संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाए। तो ये उपयुक्त आधार है जिसके आधार पर जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए परिवार नियोजन एक कारगर साधन है। परंतु परिवार नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है कि मानवीय कारकों की अवहेलना नहीं की जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम में उन लगे लोगों को ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करना है ताकि ये कार्यक्रम सफल हो सके और तीव्र जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके और हम आगामी संकटों से बचना चाहते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, गरीबी दूर करना, समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना और जच्चा बच्चा के जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो हम सबको बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी और ऐसा सब कुछ करने के लिए हमें परिवार नियोजन को सफल बनाना होगा। धन्यवाद।